यह दिक्कत हो जा रहा है। बाद में कमेंट करता है सर आधा क्लास निकल गई आवाज ही नहीं आया। तो यहाँ से कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ है तो आवाज कहाँ से जाएगा। हालांकि अभी तो ये लोग का स्टार्ट है ना हुआ है, गई लो 2-3 लाइन ना, सीजीआई और हाई कोर्ट। तो सीजीआई की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, अदर जजेज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के अंदर में भी आप देखेंगे तो अन्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति की भूमिका बस यही होती है कि नियुक्त कर देना है, बाकी कौन नियुक्त होंगे नहीं होंगे ये तो कोर्ट स्वयं ही तय करता है। जो आगे आप जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको कॉलेजियम पढ़ाऊंगा कि कॉलेजियम सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और कॉलेजियम जो नाम भेज देता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति महोदय उस नाम को अपनी परमिशन दे देते हैं, उसके बाद वो नाम आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके तहत वो ये काम करता है। नेक्स्ट लिखेंगे आगे कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तो कहां से ले सकता है एडवाइस? सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको एडवाइस देगा। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस का जो मैटर है अपना, वो आर्टिकल 143 से है ना, 143। ठीक है, इसके तहत तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक है, तो जो सलाह मांगेगा तो वो आंतरिक भी हो सकता है, यानी कि इंटरनल मुद्दे पे भी हो सकता है, और एक्सटर्नल बाह्य मुद्दे पर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों मुद्दे पे मांग सकता है। लेकिन जब यह मांगेगा, जब यह डिमांड करेगा, तो आप देखेंगे कि यहां आंतरिक स्तर पर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। आंतरिक मुद्दा पर, आंतरिक मतलब भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर। ठीक है, कोई भी कानून उनून के मसले पर कोई विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो भारत के अंदर। अब भारत के बाहर है ना, तो भारत के बाहर आप देखेंगे तो भारत के बाहर यानी कि इंटरनेशनल टॉपिक पर, कोई मान ली विदेश में कोई समझौता हुआ, संधि हुआ, वहां पर कोई लीगल पेच फंस गया, तो सलाह तो दोनों ही मुद्दा पर मांग सकता है ना। सलाह ई वाला नहीं बोले थे, वो जो ग्रीन वाला जो है ना, वो देखिए ना उधर होगा, उसमें होगा। देखना ही सब मरिया लगता है, नहीं लगता है जी? ये बोतल हवाई बोतल ही बोतल है ना, इस हिसाब से पानी पीने का मन करेगा जी किसी को? है, देखना ही से लगता है कि हालत खराब है, इमरजेंसी वार्ड में है, कब चल जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हाँ हाँ, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखें। ठीक है, तो अब बाह्य जो है ना, एक्सटर्नल टॉपिक, तो बाह्य पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। इंटरनल पर मन करे तो देगा, नहीं तो महटिया देगा, नहीं तो कह देगा कि भाई आप देख लीजिए, बुझ लीजिए, आप अपने समझदार आदमी हैं, हमको क्या फंसा रहे हैं इसमें। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंटरनल टॉपिक पर यदि राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर सलाह एक्सटर्नल टॉपिक पर मांगा गया है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, उसे देना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति सलाह मांग तो लेगा लेकिन मानेगा नहीं, है ना। अभी उसके इच्छा पर है, वो मांग लेगा, अब मन किया तो मानेगा और नहीं मन किया तो नहीं मानेगा, है ना। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। ठीक है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट डिजायर कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। ठीक है, मतलब उसको नहीं है कि अगर एक्सटर्नल मुद्दा पर दे दिया तो मानना ही है, चाहे इंटरनल पर दे दिया तो मानना ही है। सलाह मांग लिए हैं और सामने से सलाह आ गया तो आपको देना ही है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सलाह देता है ना, ये फूफा जी लोग वाला सलाह है।
मन करे तब मानिए या नहीं मन करे तब मत मानिए, कोई बात नहीं है, वो नाराज नहीं होंगे, नाराज होइए को कुछ नहीं करेंगे। मैंने राष्ट्रपति अगर नाराज हो भी, राष्ट्रपति से नाराज हो भी जाए तो राष्ट्रपति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना। तो राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। वो दे सकते हैं तो देने के लिए वो चाहे तो दोनों में दे दे, लेकिन अगर उनके पास इग्नोर करने का अगर ऑप्शन है तो वो एक ही है इंटरनल में, एक्सटर्नल में वो इग्नोर नहीं कर सकते, एक्सटर्नल में उनको देना ही पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, तो सलाह राष्ट्रपति मांग सकता है। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट लेंगे क्षमादान शक्ति, है ना। तो ये न्यायिक शक्ति ही है, इसका ले लेंगे कि हैव आल्सो अ पार्डनिंग पावर, इसके पास क्षमादान शक्ति भी है, इसके पास क्षमादान शक्ति भी है। ठीक है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में वो जजों को अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ठीक है, कि वो किसी मुद्दे पर, और वो सलाह इसके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। साथ ही इसके पास क्षमा करने की भी शक्ति है, ये चाहे तो जुडिशरी के द्वारा किसी को पुनिशमेंट दिया गया है तो उस पुनिशमेंट को ये माफ भी कर सकता है, ये इसका इच्छा है, ये चाहे तो कर सकता है। हाँ, क्या? हाई कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित ही नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीशों की उपलब्धि राष्ट्रपति करवाता है, संख्या कोई कांस्टेंट निश्चित नहीं है किसी भी हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, लेकिन हाई कोर्ट में जजों की संख्या निश्चित नहीं होती है। लेकिन किसी हाई कोर्ट में जजों की आवश्यकता बढ़ जाएगी तो दूसरे हाई कोर्ट से उठा करके वहां तक पहुंचाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति के पास ये जाएगा कि भाई हमको जज की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उनको जज प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कोई निश्चित संख्या नहीं है हाई कोर्ट में जजों के लिए कि कितने जज होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, प्रोसीड। तो ये सारी चीजें जो है सो इसकी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा था आपने, क्रोनोलॉजी में बता दीजिए, वहीं से लिखा देते हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक, है ना, कूटनीतिक शक्ति। ठीक है, ठीक है, डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक में क्या होता है, तो डिप्लोमेटिक में आप लिखेंगे कि कूटनीतिक शक्ति में कि कोई भी संधि अथवा समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल लेवल डन बाय हिज नेम, डन बाय हिज नेम, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता इसके नाम से किया जाता है। किसके नाम से? ठीक है, चलिए। तो कोई भी, अगर कोई भी इंटरनेशनल स्तर पे कोई भी अगर संधि होगा, है ना, कोई भी समझौता होगा तो ये राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इंडियन एम्बेसडर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इंडियन एम्बेसडर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारतीय राजनयिक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राजनयिक समझ रहे हैं, एम्बेसडर से तो समझ रहे होंगे, राजदूत, है ना, राजदूत। तो जो आईएफएस के हमारे लोग होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, तो ये अलग अलग देशों में जाते हैं
अलग अलग देश में जाकर के एम्बेसडर का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन आईएफएस ऑफिसर को किसी किसी देश में राजदूत कहा जाता है, तो किसी किसी देश में उच्चायुक्त कहा जाता है ना, हाई कमीशन। आदमी एक ही है, लेकिन किसी देश में जाएगा तो ये एम्बेसडर कहलाएगा, और किसी देश में जाएगा तो हाई कमीशन कहलाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? हम्म 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 बिल्कुल गुड, दोनों लोगों ने सही बताया। यही रीजन है कि अब कॉमनवेल्थ समझ लीजिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कॉमनवेल्थ क्या होता है। तो ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बना करके रखा था, उन देशों के समूह को कहते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है। जो देश कभी ना कभी किसी न किसी समय पर ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कहा जाता है। उनको कॉमनवेल्थ की कंट्री कही जाती है ना, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल। तो ऐसे देशों में जब भारतीय राजदूत जाते हैं तो उनको उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमीशन, ठीक है। वही लोग जब दूसरा देश में जाएंगे तो वहां पर हाई कमीशन नहीं, वहां पे एम्बेसडर कहलाएंगे, है ना। ऐसे देश में जाएंगे जो ब्रिटेन का कभी गुलाम नहीं रहा था और राष्ट्रमंडल का मेंबर नहीं है, तो ऐसे देश में क्या कहलाएंगे? राजदूत, ठीक है। हम्म चलिए, आइए, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ अब देखिए, तो एक तो ये हमारे राजदूत हैं जो कि बाहर अपॉइंट होंगे, तो ये होगा, ठीक है। अब उधर वाले जो है ना, दरवाजे लगा दीजिए तो। वो बंद मत करो, तो फिर कौन ना के ठकठकाइए देगा। आदत से लाचार है सब यहाँ, है ना। दूसरा, ऊपर तो सब सिस्टम सब ठीक हो गया है जी अब तो ऊपर तो क्लास चल ही सकता है, आप लोग नहीं ठीक हुआ है तो अभी एसी भी ठीक नहीं हुआ है ऊपर वाला, सब ठीक हुआ है तो भी ठीक ही हो गया कहीं है। संडे तक नहीं ठीक हुआ था, इस संडे तक आई ठीक हो गया था। नहीं अभी तो और ठीक हो गया है, पहले ही भी ठंडा नहीं करता था, है ना। अभी थोड़ा कूलिंग वूलिंग ठीक कर रहा है, एक दिन सफाई हुआ था दोपहर दोपहर के टाइम में, तो हो सकता है कहीं हुआ हो, और हो गया हो तो ऊपर ज्यादा बेहतर है यहाँ की तुलना में, है ना। आप लोग भी जो है ना, उधर से भी कोई आता है, उधर दरवाजा खुलते बंद होता रहता है, बहुत तरह का दिक्कत है। तो अब देखिए कि एक तो एम्बेसडर्स जो है वो ये होते हैं, मतलब अपने अपॉइंट होंगे तो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, संधि समझौता होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा। और मान लीजिए कि बाहर का कोई एम्बेसडर जब भारत आता है, जैसे बाहर के देश के भी तो लोग दूतावास है हमारे यहाँ, लोग रहते हैं दिल्ली में, आप जाइएगा हर देश का दूतावास आपको दिखेगा, है ना, जो इंडिया में लोग आकर के रह रहे हैं। तो इसीलिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जो जेल के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। वो बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश नहीं होना चाहिए। अब बताइए ऐसा होना चाहिए? अगर दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाएगा तो जानते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहारी सबसे ज्यादा वहां पर रहते हैं या रोजगार के लिए तलाश में जाते हैं, बहुत तरह का ये होता है। अब बाकी स्टेट में देखते हैं ना कि बिहारी सबका किस तरह बर्ताव करता है, कुछ बुझता ही नहीं है, लेकिन कहता है कि बिहारी भगाओ। लेकिन अपना जिला में अपना मुख्यमंत्री से पूछेगा तो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका चीफ सेक्रेटरी कोई बिहारी बैठल है, औकात है तो हटा के दिखा दो उसको। हर राज्य में आप देखिएगा ना, तो मुख्यमंत्री का थोड़ा चेक करिएगा चीफ सेक्रेटरी कहाँ का है, बेटा जाएगा बिहार का। तो उसी राज्य में सबका कहता है कि बिहार के लोग को भगाओ, तो अगर इतनी हिम्मत है तो भगा दो चीफ सेक्रेटरी को। अपने अपने यहाँ के जिला में जो डीएम कलेक्टर बन के बैठे हुए हैं बिहार के लोग, उनको हटा दो। नहीं हटाएगा तो किसको हटाएगा? बिहार के मजदूर को, गरीब को, जो बेचारा जाकर रोजगार कर रहा है। तो लानत है हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों पे कि उन्होंने आज तक बिहार को ऐसा नहीं बना पाया कि बिहार के मजदूर, गरीब, आम आदमी यहाँ से बाहर ना जाए, बिहार में रोजगार कर ले, हाँ। और बाकी तो जो लोग जाएंगे वो अपने क्वालिटी से जाएंगे, उनको बुलाता है, सब सम्मान से बुलाता है, क्योंकि पता है कि यहीं के लोग अधिकतर क्वालिफाई करते हैं। तो इसके लिए तो उसको भगाने का बात नहीं करेगा, बात करेगा भगाने का गरीब आदमी सबका, जो बेचारा लाचार आदमी सब है
उसको सब जगह से भगाने वगाने का बातचीत करते रहता है सब। तो अब बाहर से जो आता है सब दिल्ली में रहता है, तो कोई भी बाहर से राजदूत आएगा ना तो उसका पहला काम है कि दिल्ली एयरपोर्ट उतरेगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर, और उतरने के बाद फ्रेश होगा, अब फ्रेश होगा तुरंत गाड़ी पकड़ के चाहे पहुंचेगा राष्ट्रपति भवन, और जा करके भारत के राष्ट्रपति से मिलेगा, कहेगा कि सर हम इस देश से हैं, हम आ गए हैं, हम यहाँ पर ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति वहां से परमिशन देंगे, उसके बाद जाके वो अपना ऑफिस में बैठेगा। तो हमारे यहां से कोई राजदूत जाएगा विदेश हमारा अपना, तो राष्ट्रपति से परमिशन लेके जाएगा। अब विदेश का कोई राजदूत हमारे देश में आएगा तो पहले हमारे राष्ट्रपति से मिलेगा, हमारा राष्ट्रपति उसको परमिशन देगा कि ठीक है आप जाकर के अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए, तब वो जाकर के फिर वहां पर अपना कार्यालय जाएगा। ये नहीं कि आते सीधे अपना कार्यालय, पहले भारत के मालिक से मिलना है ना। मालिक मतलब संवैधानिक मुखिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, तो इनसे इनको मिलना होता है। ठीक है, तो बाहर के भी जो अधिकारी आते हैं, जो राजदूत आते हैं, उनको भी राष्ट्रपति से मिल करके अपनी चीजों को इंश्योर करना होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसको जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए। ये हो गया, एम्बेसी वाला लिख लिए हैं, कूटनीतिक शक्ति। एक बात और इसमें लिख लेंगे कि कोई भी युद्ध की घोषणा और युद्ध विराम की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मतलब कोई भी बाहरी देश के साथ युद्ध होगा तो युद्ध की घोषणा अथवा युद्ध विराम की घोषणा, है ना। वार स्टार्टेड डिक्लेयर्ड by the president and at any time stop the war by the president order। राष्ट्रपति के आदेश से युद्ध शुरू होता है और उसी आदेश से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी के आदेश से शुरू होगा और उसी के आदेश से खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था उसका क्या है, कौन सा पावर, डिप्लोमेटिक पावर, है ना। अब इसके बाद क्या देखना है, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति लिखेंगे। लेंगे कि प्रेसिडेंट हैव 3 इमरजेंसी पावर्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। राष्ट्रीय आपात, हाँ, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 356, वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन राज्य में 2 आर्टिकल से लगता है, तो एक तो 356, एक आर्टिकल 365। 365 के तहत भी लग सकता है और 356 के तहत भी लगता है। बहुत डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य में तब लगेगा
जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कंप्लीटली फेल इन स्टेट, देन आर्टिकल 356 एग्जीक्यूटेड इन द स्टेट, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, सरकार चल रही है लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं, कोई मेजोरिटी किसी के पास नहीं है। अब मेजोरिटी नहीं होने के पास कोई भी सरकार को ठीक से रन नहीं करा पा रहा है। तो चूंकि कोई भी सरकार को ठीक से रन नहीं करा पा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो है वो संवैधानिक संकट में है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है। तो जब कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का संख्या किसी के पास नहीं हो, तो ऐसे में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश भेज देगा कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ये 356 का कंडीशन है। 365 का कंडीशन है कि यदि स्टेट सेंटर का कोई ऑर्डर नहीं मानेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तो ऐसे में वहां पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा राष्ट्रपति शासन का। अब जैसे कि कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी ईडी सीबीआई ने करी है, तो देश में ये भी एक चर्चा विमर्श के केंद्र में है कि क्या प्रधानमंत्री की भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब कौन करेगा प्रधानमंत्री को गिरफ्तार? कौन सी राज्य की सरकारें हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का हिम्मत दिखाएंगी, और क्यों करेंगी? क्या मुद्दा क्या रहेगा गिरफ्तार करने का? है सेंट्रल एजेंसी कैसे करेगी? सेंट्रल एजेंसी तो नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे हो सकता है। हाँ? तो ईडी कर सकती है प्रधानमंत्री को अरेस्ट। ईडी तो मतलब अभी जो तथाकथित बात है कि ईडी तो उन्हीं की है ना। हम्म देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना भी दे, है ना, तो किसी राज्य की पुलिस, अब सब राज्य की पुलिस हिम्मत नहीं कर सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस कर सकती है हिम्मत। वो है वो लोग। अब जो देश के गृह मंत्री को कहती है कि नहीं आना है हमको मेरे राज्य में आपको, है ना, तो मतलब होम मिनिस्टर जो कि मैंने, आप समझिए कि पूरा भारत के पुलिस का हेड है, इंटरनल मैटर वह देखता है, तो होम मिनिस्टर को कह देगी ना नहीं आना है अंदर। अब बताइए, होम मिनिस्टर को बंगाल में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ेगा, देख रहे हैं ना ये हमको जाने नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि तो गलत बात है भाई, तो बहुत बड़ा काम अपमान हो गया, देश का होम मिनिस्टर है आई कह रही है कि नहीं आने देंगे, है ना। तो फिर वो गए, कोर्ट ने इनको भेजा कि भाई जाइए। तो यदि वो चाहे तो डिस्टर्ब तो करा सकती है। अब रहा बात कि ये करने के लिए कौन प्रशासनिक अधिकारी रेडी होगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेडी होगा इस बात के लिए कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर को ये कर लेंगे। ये आपकी जब किरण बेदी जब दिल्ली में एसपी हुआ करती थी, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का गाड़ी पकड़ लिया था। इंदिरा गांधी का गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगा हुआ था, और उन्होंने वहां से उठा लिया और फाइन वाइन काट दिया। बजाबते इंदिरा गांधी को जा करके अपना गाड़ी बनाया। जब प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा और अपना गाड़ी छुड़ाना पड़ा, बोला क्यों कर लिया? तो बोला कि भाई आप नो पार्किंग जोन लगा था, हमने हटा दिया। तो देखिए, अगर प्रशासक को डर नहीं लगता हो, है ना, भ्रष्ट नहीं हो, तो कुछ भी कर सकता है। निडर कौन आदमी रहता है जी? निडर वही आदमी रह सकता है जिसको किसी से कोई लोभ नहीं हो। क्या कर लोगे मेरा तुम, है ना, हमारी अपनी योग्यता है, आई एम एलिजिबल फॉर दिस, है ना। डर किसको लगता है? जिसको लगता है कि निर्भरता किसी पर है, कि अरे यार हम कुछ बोल दें खिसिया जी तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता है। साधु महात्माओं को देखते हैं, किसी से डरते हैं वो लोग जी। एगो बाबा है प्रेमानंद महाराज, जबरदस्त आदमी है जी, है ना। उस आदमी को, उनको मतलब देखने के बाद हृदय से वास्तव में निकलता है कि ये सिद्ध पुरुष है। उनके सामने कोई जाए, कलेक्टर भी चल जाए, वो कहते हैं बैठ जाओ चुपचाप। एक गए थे, एक अधिकारी महोदय गए थे, दिखा रहे थे अपना कि हम यहाँ के ही हैं, तो डांट दिए तुरंत,
बोले कि यहाँ के हैं तो यहाँ का कर रहे हैं, जाइए वहां, हमारे दरबार में आ गए मतलब कि सब बराबर, ईच एंड एवरीवन, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बैठिए चुपचाप, बात सुनना है सुनिए, नहीं तो जाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है कि उनको क्या दिक्कत है, उनको किस बात का डर है कि उनको कोई अधिकारी महोदय जाके पकड़ लेंगे, चाहे छापा पड़ जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा, कोई ना राग है ना कोई द्वेष है। तो वो लोग सिस्टम को अपने तरीके से चलाने का कोशिश करता है ना। तो निष्पक्षता से काम कहीं पर भी या निडर होकर के काम कहीं पर भी वही कर सकता है जिसको डर ना हो किसी चीज का, और डर ना हो, और दूसरा चीज ये हो कि उसको लोभ ना हो किसी से, कि हम अगर इसके बारे में कुछ अच्छा बात कर देंगे तो हमको कोई लाभ मिल जाएगा, है ना। कितना आदमी से इसलिए अच्छा से बतिया लेता है कि कुछ लाभ हो जाएगा, तो उसको सपोर्ट करता है, किस बात का। आप क्या करिए, कंस्टेंट, जो सही है वो सही है, और जो गलत है सो गलत है। ये महात्माओं से आप सीख सकते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा अगर कोई अधिकारी हो जिसको सरकार से डर नहीं लगता हो कि सरकार ट्रांसफर कर देगी, सरकार खूब से खूब क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। ये भी हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सस्पेंड कर दे, लेकिन अगर आपको अपना ईमानदारी से अपना काम करना है तो आप कर सकते हैं, ये इसकी तो छूट आपको है, तत्काल तो आप एक्शन कर ही सकते हैं, बाद में होगा सो होगा। किरण बेदी ने जब ये किया ना, तो इंदिरा गांधी खूब कही कि यार हमको गर्व है ऐसे अधिकारी पर, जो अधिकारी इतना बड़ा हिम्मत दिखा सकता है कि प्रधानमंत्री का मतलब ये कर लिया, गाड़ी साइड करा दिया कहीं, और अगले ही दिन क्या की कि प्रमोशन, किरण बेदी का प्रमोशन हो गया, एसपी से बना दिया उनको असिस्टेंट कमिश्नर। अब पूरा जनता खुश हो गई, यार देखो तो हमारे प्रधानमंत्री कितना बढ़िया है कि मैंने इतना ईमानदारी से काम कि उसको प्रमोशन दे दिया। लेकिन ये बात तो किरण बेदी ही समझ रही थी कि प्रशासन में प्रमोशन भी एक प्रकार का पुनिशमेंट होता है। आप जिला में खूब बढ़िया काम कर रहे हैं एज एसपी, अब मुख्यमंत्री के कोई आदमी को धर लिए, अब मुख्यमंत्री फोन कर दिया, आप कह रहे कि सर 5 मिनट बाद फोन करिएगा, अभी हम जांच कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री क्या करेगा, आपकी छवि हीरो की बनी हुई है जिला में, क्या रहे बहुत ईमानदार एसपी आया हुआ है, इतना बढ़िया काम कर रहा है कोई नहीं, तब मुख्यमंत्री रिस्क नहीं लेगा, आपको ट्रांसफर कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, तुरंत कहेगा कि बहुत अच्छा काम करने की वजह से अपने एसपी को डीआईजी बनाते हैं, कल ही डीआईजी बना देगा। अब डीआईजी बना दिया, अब जनता खुश, यार कितना बढ़िया मुख्यमंत्री है, इतना ईमानदार एसपी को तुरंत डीआईजी बना दिया। लेकिन इससे हुआ क्या, रास्ते से हटा दिया, अब हो गया सेंटिंग हो गई आपकी, अब वो अपना मन के एसपी को भेज देगा, आप जिसको पकड़ के लाए होंगे ना वो एसपी 2 ही दिन में छोड़ देगा उसको। तो प्रशासन में बहुत बार प्रमोशन भी एक प्रकार का पुनिशमेंट होता है। आप खूब ईमानदारी से काम करिएगा तो सरकार आपको हटाएगी नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं करेगी, उसी विभाग में प्रमोशन दे देगी, चल जाइए ऊपर, है ना। और ऊपर चल जाइएगा तो उस वहां पर आप डिस्टर्बिंग क्रिएट नहीं करिएगा, आप अपना आदमी को बुला करके बैठा देगी। तो डिस्टर्बेंस तो हो सकता है। पिछली दफा ही जब 2020 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, 20 का नहीं, उससे पहले जब 19 का लोकसभा चुनाव था, तो जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उसके अंदर में भी आप देखें कि बहुत सारे राज्यों में इस तरह की स्थिति बन रही थी कि सेंटर के बहुत सारे मिनिस्टर्स जाते थे, तो जहां पर ऑपोजिशन गवर्नमेंट की सरकारें थी वहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश होता था कि भाई लोग वहां पर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ना दिखा पाए। इवन बहुत बार प्रधानमंत्री की रैली के लिए ही कुछ जिला के डीएम ने अपने रिटर्न में लिख करके भेज दिया कि यदि प्रधानमंत्री जी आना चाहते हैं तो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त फोर्सेज नहीं है, हो सकता है कि उनके आने से बहुत बड़ा भीड़ उमड़ जाए। अभी क्या हुआ, इनडायरेक्टली मना कर रहा है कि मत आइए आप मेरे यहाँ, आइएगा तो अपना रिस्क पर आइए, और डीएम जब लेटर भेज देगा ना उसके बाद अगर आप जाते हैं कोई दिक्कत हो तो फिर उसको कुछ नहीं होगा, वो कहेगा कि हम तो पहले आपको आगाह कर किए थे कि हमारे पास रिसोर्स नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम कहाँ से भीड़ कंट्रोल करें। तो कहीं पर भी प्रधानमंत्री या सेंट्रल मिनिस्टर का रैली चुनाव में हो रहा है तो जिला के जो डीएम है वो परमिशन देता है पहले कि हाँ ठीक है आप आइए मेरे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी, तभी ये लोग जाते हैं वहां पर रैली हो पाता है। अगर डीएम साहब लिख के भेज दे कि नहीं हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं संभलेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की चीजों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया जाता है। खैर, तो राष्ट्रपति शासन में ये तभी लगे, अब मान लीजिए कि कोई अगर अरेस्टिंग करने का ऐसा हिम्मत दिखाएगा भी तो तुरंत सरकार क्या करेगी,
365 आर्टिकल 365 लगा देगी सेंटर की गवर्नमेंट। राज्यपाल तो उसका उस राज्य में बैठे हुए किया है, राज्यपाल को सीधे बोलेगी कि भाई बर्खास्त करो इसको, है ना। अब बर्खास्त करके यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इंप्लीमेंट कर दो, है ना। तो बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन जो है सो इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा। तो सेंटर का आदेश अगर नहीं मानेगा तो, अब ये ऐसा क्यों है कि अल्टीमेट पावर सेंटर के पास ही है। तो जब मैंने पॉलिटी का पहला ही क्लास आपको लिया था तभी मैंने आपको बताया था कि भारत यूनियन है ना। तो यूनियन है, तो यूनियन का मतलब है कि यूनियन कभी टूट नहीं सकता है, संघ कभी टूटेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत को कोई डिस्टर्ब नहीं क्रिएट कर, मतलब केंद्र की सरकार को आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहेगी तो आपको डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि आप केंद्र को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आप चाहें कि आप सेपरेट हो जाए तो आप सेपरेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनियन कभी टूट नहीं सकता है। तो ऐसा वाला मैटर है कि यहां बस आना है आपको, यहां ब्रेकअप व्रेकअप नहीं होगा, समझ रहे ना। भारत सरकार में कोई ब्रेकअप नहीं, एक बार आ गए तो बस मैटर खत्म। अब लात मुका होता रहेगा लेकिन रहेगा सब साथ में ही, है ना। ये ना होता है हम लोग के यहाँ जी, अलग होने का विकल्प ही नहीं है, संविधान ही नहीं देता अलग होने का विकल्प। अमेरिका में है कि आप अलग हो सकते हैं, इसलिए वो फेडरेशन है, हम लोग यूनियन है, क्योंकि हम लोग कभी एक अलग नहीं हो सकते हैं। ज्यादा यदि कोई राज्य अलबला रहा है ना, ज्यादा अगर कोई कह रहा है कि नहीं हम तो छोड़ के जेबे करवो, हम नहीं रहेंगे साथे, तो कहेगा रुको तुम उपाय करते हैं, धर के बढ़िया से उपाय कर देगा। जैसे कश्मीर का कर दिया, कश्मीर का यही ना शर्त था जी। कश्मीर क्या कहता था कि हम अलग होंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे। तो पहले 370 खत्म किया, आज 370 खत्म करके कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो यदि आप ज्यादा कहिएगा कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम अलग होंगे, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, आपको केंद्र शासित प्रदेश बना देगी, यूनियन टेरिटरी बना देगी, और सीधे अपना कंट्रोल, फिर मुख्यमंत्री हटा देगी सीधे, और कहेगी सीधे देश के गृह मंत्री के कंट्रोल में आपका राज्य चलेगा। ये करने से तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये क्यों कर सकती है, क्योंकि भारत का फीचर यूनियन का फीचर है। इसलिए इस हथियार से सब राज्य डरता है कि ज्यादा अति करेंगे ना तो उसके पास है ब्रह्मास्त्र, तो चला देगा जब अपना ब्रह्मास्त्र, कोई उसको रोकेगा नहीं। बहुत हो हंगामा हो रहा था ना, 370 हटा था तो बहुत हो हंगामा हो रहा था कि कोर्ट जाएगा तो कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। कोर्ट गया, कोर्ट में 5 जजों का बेंच भी बैठा, सीजीआई स्वयं उस बेंच में बैठे, और उसके बाद 3-3.5 साल के स्टडी के बाद क्या फैसला आया कि सरकार ने जो किया वो ठीक किया, सरकार ने जो किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के मुद्दे पर केंद्र सरकार से अलग राय नहीं रखेगा कभी भी, क्योंकि उसको भी पता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय हित के लिए स्वहित का बलिदान दिया जा सकता है, लेकिन स्वहित के लिए राष्ट्रीय हित का बलिदान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इस तरह के मैटर में सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एक की महत्वाकांक्षा के अपेक्षा, है ना। तो इसलिए इस तरह की स्थिति में यहाँ पे ये होता है। तो 356 के तहत मिलेगा, 365 के तहत मिलेगा। 365 के तहत क्या मिलेगा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, और 356 के तहत लगेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रहा है। ठीक है, देखिए सीए तो लागू हो गया, है ना, सीए लागू हो गया, है ना। सीए पूरे देश के लिए था, है ना। तो जब संसद कोई कानून पास कर देगी ना, तो अब पार्लियामेंट से पास होकर आ जाएगा तो मानना पड़ेगा। जिस दिन अभी तो एनआरसी पास नहीं ना हुआ है, पास होने दीजिए, मानना पड़ेगा। कैसे नहीं मानिएगा आप, इस देश के हिस्सा है ना। आज देश की संसद पास करेगी, यानी कि चुने हुए पार्लियामेंट्रियन पास करेंगे। ये मोदी जी 400 पार काहे मांग रहे हैं जी, इसी सब काम के लिए तो मांग रहे हैं कि हमको 400 दीजिए, 400 दीजिएगा तो हम सारा मैटर सेट कर देंगे। हाँ, जितना पेंडिंग मैटर सब कितना तो सेट कर दिए, अब बोले कि अब की बार में और जितना बच्चा खुश है सब हम सेट कर देंगे। तो 400 पार रहेगा तो इनको कोई भी संशोधन करने में किसी प्रकार का कोई असुविधा ही नहीं होगा। इसलिए 400 का डिमांड कर रहे हैं कि हमको 400 कम से कम दे दीजिए। लेकिन 400 मिलना मुश्किल है ना। मिलना भी नहीं चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना ज्यादा एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बनेगी तो डेमोक्रेसी को ही थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लोकतंत्र पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है। इसलिए
हाँ हाँ जा रहा है, लेकिन अब वो देखिए हमारे यहाँ जाएगा। हाँ हाँ इसी 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 स्थिति को तो कह रहे हैं एक्टिविज्म। यही तो एक्टिविज्म है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपना एक सीमा बनाना चाहिए कि हम हर चीज में नहीं इंटरफेयर करेंगे, है ना। कुछ जो मामला लेजिस्लेटिव का है लेजिस्लेटिव देखे, जो एग्जीक्यूटिव का वो देखे। आज जुडिशरी का काम है रिव्यू करने का, एक्टिविज्म करने का नहीं है। वास्तव में किसी मामले में खामी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप उसको रिव्यू जरूर करिए। लेकिन हर मैटर को रिव्यू करना, कोई भी मैटर जा रहा है और उसको सुन लेना, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं संविधान का जो मूल भाव है सेपरेशन ऑफ पावर, उस सेपरेशन ऑफ पावर के भी खिलाफ है। हो ही रहा है ना। लेकिन अब इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा जिम्मेवार बनना पड़ेगा कि वो भी हर मामले में ना पड़े। कुछ मामलों को सरकार पर छोड़ दे कि सरकार अपना करे, क्योंकि सबका हम लोग यहाँ काम बटा है। विधायिका कानून बनाए, कार्यपालिका लागू करे, न्यायपालिका समीक्षा करे। तीनों संस्थाएं अपना अपना काम करे, कोई किसी के काम को इंटरमीन ना करे, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकल के सामने आएगा। अन्यथा इस तरह का डिस्प्यूट जो है सो चलता रहेगा। इसके अलावा है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कितना बार लगा है जी विदेश में? एक बार भी नहीं है? कितना लगता है कि एक बार तो कम से कम लगभग किया होगा है? अभी तक नहीं लगा है। सही बात। लगने की एक बार पूरी संभावना थी, है ना, लेकिन नहीं लग पाया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बनाया मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी में इतने सारे बदलाव लाए कि उन बदलावों का नतीजा ये रहा कि देश इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी से बच गया। उसी समय 1990 के दौर में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजा जे चलैया। भारत में कर सुधार के क्षेत्र में उनका नाम बहुत बड़ा है ना, टैक्स रिफॉर्मेशन में राजा जे चलैया। और एक व्यक्ति और थे नरसिम्हन। तो नरसिम्हन कमिटी ने बैंकिंग रिफॉर्म में बहुत बड़ा काम किया था। अभी 1-2 साल पहले उनका निधन हो गया, नरसिम्हन जी का। तो उन्होंने बैंकिंग में अच्छा काम किया और राजा जे चलैया ने टैक्स में अच्छा काम किया। और देश के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मनमोहन सिंह ने जबरदस्त काम किया। और इन सबके काम का नतीजा ये रहा कि भारत की इकोनॉमी पटरी पर लौट गई। हाँ बिल्कुल, आईएमएफ ने कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस पहले से किए हुए थे। हाँ तो लेकिन अब मान लीजिए कि उस सारे रिकमेंडेशंस को एग्जीक्यूट करने का विल दिखाना, है ना, वो भी बड़ा बात है। और वो शायद इसलिए कर पाए क्योंकि वो खुद भी इकोनॉमी के जानकार थे। तो आईएमएफ ने जो रिकमेंडेशंस दिए, तो उनको भी उनकी अपनी योग्यता भी उस पर परखी गई होगी कि हाँ ये जो रिकमेंडेशन है वो इंडियन की इकोनॉमी के हेल्थ के लिए अच्छा है। एग्जीक्यूट किया, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए और भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल गया। लेकिन कहा जाता है कि 1999 में मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जहां से निकाला था, 2014 में जाते जाते लगभग पहुंचा दिया वहां तक। लेकिन जो उनका फर्स्ट फेज था एज अ प्राइम मिनिस्टर 2004 से 2009, वो इतना बेहतरीन फेज था जिस फेज के अंदर में उन्होंने इकोनॉमी को बहुत बूस्टर दिया था, बहुत मजबूत किया था। लेकिन वही मनमोहन सिंह का कार्यकाल 9 से 14 एकदम गड़बड़ हो गया, है ना। अगर वो 9 से 14 वाला में भी, अगर वो 9 से 14 से ये आपका 9 से 14 वाले टाइम में भी अगर वो 4 से 9 वाला काम दोहरा दिए रहते ना, तो आज ही मोदी नाम का जो एक ये चल रहा है देश के अंदर, ये कभी नहीं चलता, ये उठता ही नहीं। लेकिन वो जो 5 साल का जो फेज रहा ना, वो इतना गड़बड़ फेज रहा कि उसी के का नतीजा है कि मोदी जी एक मजबूत मतलब सत्ता के तौर पे स्थापित हो गए। और फिर अभी तक काबिज हैं और आगे की भी तैयारी कर रहे हैं और अपना कह रहे हैं कि हमको 4 जून के बाद से हमको अगला 100 दिन का प्लान मेरा रेडी है। बताइए, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि सही विपक्ष जो है सो है। हाँ जिसमें से पहले ही आमंत्रित कर दिया, वही देखिए मतलब अजीब सब स्थिति चल रहा है। बताइए अभी चुनाव चल रहा है, अभी पता नहीं कि क्या रिजल्ट आएगा, तो वो सब आमंत्रण पत्र भेज दिया कि भाई आप ही आइएगा।
मतलब कि वो सब भी जान रहा है कि आएंगे यही, है ना। अब देखिए क्या अब दिक्कत है ना, मतलब ये आदमी भी देखिए ना साइकोलॉजी, ये आदमी 272 का बातें नहीं करता है, इसलिए कहता है 400 पार। तब विदेश वाला भी सब देखता है कि अरे सरकार तो 272 पर न बनना है, 400 यदि नहीं हो आया तो 272 तो आ ही जाएगा, है ना, तो सरकार तो इनकी आ ही जाएगी, इसलिए पहले से अपना ही कर रहा है। देखिए जब देश में मजबूत सरकार रहती है ना, तब बाहर में उसका बहुत प्रभाव रहता है ना। अगर गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो बाहर की सरकारें आपसे कोई भी समझौता करने में या डायलॉग्स करने में डरती हैं। डर ही रहता है कि गठबंधन का सरकार है तो कभी भी कोई एगो गठबंधन अपना ये छीन सकता है, छीन लेगा तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार गिर जाएगी तो जो उसका जो सब समझौता है वो सब ठंडा बस्ता में चल जाएगा। इसलिए गठबंधन सरकार की तुलना में जो एक अकेली सरकार अपने बहुमत से चलती है उसका रिस्पेक्ट विदेश में ज्यादा होता है, और विदेश की जो कंपनियां वो ज्यादा वैल्यू करती है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके साथ हम ट्रीटी करेंगे ना तो कम से कम 5 साल तो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसका सरकार बीच में गिरेगा नहीं। इसलिए इनका सम्मान जो होता है फॉरेन में, वो इनका सम्मान नहीं होता है, वो सम्मान होता है भारत के जनता के द्वारा इनके दिए गए ताकत का, क्योंकि देश डेमोक्रेटिक है। आज डेमोक्रेटिक देश में लगातार 2 बार से बहुमत में चुन के आ रहे हैं, तो बाहर में एक मैसेज आता है कि आदमी अपने देश में बहुत लोकप्रिय है। डिक्टेटर वाला देश नहीं ना है, लोकतंत्र का देश है। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है तो उनको नहीं पता है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि यहाँ की जनता बार बार इनको जिता रही है, अब बहुमत से जिता रही है, तो इसी वजह से इनका सम्मान जो है सो बाहर में इनको मिल जाता है। इनका सम्मान इनके मेरिट पे नहीं, भारत के मेरिट पे मिलता है, कि भारत का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेसी में इनको जो इतना मेजोरिटी दिया जाता है, अगर ये खुदा ना खास्ते अगर इससे और आगे बढ़ जाते हैं, माने पिछले वाला जो इनका रिकॉर्ड है उसको ये बीट कर जाते हैं, तो इनकी लोकप्रियता और इनका जो प्रतिष्ठा है वो फॉरेन में और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये एक विश्वसनीय नेता है, क्योंकि इसकी देश की जनता विश्वास कर रही है। जैसे कि आपके परिवार में जब लोग आप पर विश्वास जताते हैं ना, तभी गांव में लोग आप पर विश्वास जताएगा, गांव में जताने लगेगा तो क्षेत्र में जताने लगेगा, क्षेत्र में जताने लगेगा तो आप अपने यहाँ से विधायक जीत जाइएगा, है ना, फिर अपने यहाँ से सांसद जीत जाइएगा। क्यों? क्योंकि विश्वसनीयता नीचे से शुरू होती है, और वही चीज इनके साथ हो रहा है। तो अगर इसलिए इनको बाहर में इतना सम्मान मिलता है, इतना ऑनर मिलता है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी के माध्यम से इलेक्ट होकर के जाते हैं। इसलिए वो सब समझता है। अगर लोग कहते हैं ना कि डिक्टेटरशिप, अगर मान लीजिए डिक्टेटरशिप की तरफ चल जाए तो डिक्टेटरशिप में कभी इनका सम्मान नहीं होगा उतना। अब सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये लोग जरूर कहता है कि सब आक्रामक नेता है, लेकिन सम्मान कोई देता है? सम्मान के भाव से इनको कोई नहीं देखता है, क्योंकि पता है कि ये लोग तनाशाह हैं, है ना। अब भारत का कोई भी नेता होगा ना तो लोग सम्मान से देखता है, क्योंकि पता है कि डेमोक्रेटिक देश का आदमी है, लोकतंत्र से आया है, तो कम से कम जनता के इच्छा का मान रखेगा, जनता का जो इच्छा होगा उसको वो सम्मान देगा, इसलिए उसको जो है सो मानने का काम किया जाता है। ठीक है, खैर, तो इन सभी पावर्स को भी ये तीनों डिक्लेरेशन जो है वो राष्ट्रपति ही करता है ना। ये तीनों डिक्लेरेशन कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, दूसरा कोई डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है ना। दूसरे किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो डिक्लेरेशन करे, तो वो डिक्लेरेशन करता है और वही इसको वापस भी लेता है। इसके अलग अलग कारण हैं, जो आपको अलग से, इसका भी एक चैप्टर आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ये संविधान को जब आप देखेंगे तो संविधान के भाग 18 के अंदर में आपको आपातकाल पढ़ना होगा, है ना। भाग 18 में देखिए आर्टिकल भी कितना आगे अभी दूर का है, ठीक है, तो वहां पर आपातकालीन प्रावधान जो है सो रखे गए हैं कि क्या है और किस प्रकार से, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन भी इसको ये यूज करता है, ठीक है। आगे क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, लिखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो अध्यादेश, अब देखिए अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश होता है एक अस्थायी कानून। क्या होता है? अस्थायी कानून, टेम्पररी एक्ट, है ना, अस्थायी कानून होता है, ठीक है। क्या होता है? अस्थायी कानून। अब अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो,
नोट करके लिख लेंगे कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, उस समय प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस रिलीज्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर द recommendation of the prime minister, when parliament session is not going on, when parliament session is not going on, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, अब संसद का सत्र चलेगा तब ना कोई कानून बनेगा। कानून बनने का प्रोसेस ये कि संसद का सत्र चलेगा, दोनों हाउस से प्रपोजल पास होगा, राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे, तब कानून बनेगा। तो ये क्या है? तो ये तो एक समझ लीजिए कि नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। अब मान लीजिए कि संसद नहीं चल रहा है, ऐसे में कानून बनाना एकदम जरूरी हो गया किसी विषय पर, तब कानून कैसे बनेगा? तो तुरंत पीएम क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को सिफारिश भेजेंगे कि सर ऐसा करिए, आप एक अध्यादेश रिलीज कर दीजिए। और ये अध्यादेश रिलीज होता है आर्टिकल 123 के तहत, 123 में लिखा हुआ है। तो ये क्या कर देंगे? अध्यादेश रिलीज कर देंगे। अब जब ये अध्यादेश रिलीज कर देंगे, जब अध्यादेश आएगा और अध्यादेश रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? फिर अध्यादेश रिलीज कर देने के बाद तुरंत कानून हो जाएगा। जिस दिन अध्यादेश आएगा उसी दिन से वो कानून माना जाएगा और उससे कानून के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, सबको मानना उसको अनिवार्य होगा। लेकिन अभी अस्थायी कानून होता है, टेम्पररी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक अध्यादेश की आयु सीमा कितनी होती है, तो 6 मंथ है ना, 6 महीना। एक अध्यादेश की का जो आयु होता है वो 6 महीना होता है, ठीक है। तो 6 महीने के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि किसी अध्यादेश को सरकार चाहती है कि हम इसको परमानेंट कानून के तौर पर रख दे, कि हमेशा वो कानून के तौर पर रहेगा, तो यदि उसको परमानेंट कानून के तौर पर वो रख देगी तो फिर क्या होगा कि इसके लिए उसको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको परमानेंट कानून बनाना है तो जिस दिन से संसद शुरू होगा, जिस दिन से पार्लियामेंट शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह के अंदर ना, 6 वीक के अंदर उसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। जिस दिन से संसद शुरू होगा उस दिन से, ठीक है। जिस दिन से संसद शुरू होगा उस दिन से 6 सप्ताह के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? तो पास करना पड़ेगा। क्लियर है? लिखे पर तो लिख ले। हाँ हाँ, मंत्री परिषद से बात करेगा, है ना। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री कह देगा, मंत्री से सहमति व्यक्त कर देगी, है ना। अब अभी भी प्रधानमंत्री जब गठबंधन का ना होना तो सब होता है। ऐसा मोदी जी, इनको कुछ पूछने जाने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि इनका सांसद, इनका मंत्री को भी पता है कि मंत्री इन्हीं के वजह से है, क्योंकि नेता मजबूत है ना। तो ये सब लोग देखते हैं, जब जा रहा है सब केंद्र उधर जनता के बीच में, तो जनता कहती है कुछ काम किए, तो कहता है प्रधानमंत्री को देखिए ना, प्रधानमंत्री के नाम पे हमको वोट दीजिए। सीधे कह रहा है कि ऊपर देख के वोट दीजिए। अब मोदी जी कह रहे, देख रहे आजकल, मतलब वो तो अजीब आदमी है मोदी जी। मैंने गाड़ियों में चल रहे ना, तो पता नहीं वो हले लिए हैं, वो टिक टिक टिक, ये देख लो भाई हमारी है, इस पर आप वोट करना। मैंने मतलब देखिए, एक तो इसका एक नेगेटिव मतलब हम ये निकाल सकते हैं हम लोग कि यार इतना भी नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर हैं आप। और इसका एक पॉजिटिव मतलब ये निकाल सकते हैं कि देखिए जीतने के लिए हर कदम कर रहे हैं, हर कदम पे मतलब जो उनको लगता है कि
इन्फ्लुएंस जिससे हो सके जनता, जिससे हम जीत जाए, जिससे हमारा एगो सीट भी आ जाए। मतलब उनको प्रचार के बारे में तो उनको ऐसा कहा जाता है कि अगर मुखिया के चुनाव में भी टिकट बंटने लगे और कोई बढ़िया मुखिया जाके प्रधानमंत्री से कि सर एगो तनी आके रैली कर देते ना हमारा यहाँ, तो तनी अच्छा हो जाता, आ जाएंगे टाइम लेकर के। वही कर रहे हैं कि वो अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं, है ना, कि उनका जीतने के लिए डेडिकेशन है, उनका अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण का भाव है। ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री है यार, थोड़ा तो एथिक्स का ख्याल रखो, थोड़ा तो नैतिकता का मानक भी रखो कि भाई आप केवल देश के नेता नहीं है, केवल किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, इस देश के लोगों के लिए आप एक सम्मान के भी अधिकारी हैं। तो ऐसे में हमेशा चुनावी मोड में रहना भी ठीक बात नहीं है। लेकिन ये अपना अपना मूल्यांकन का तरीका है ना, किसी को आप बहुत रॉन्ग नहीं कर सकते हैं ना। अगर कोई ये भी कह रहा है कि नहीं भाई ये तुमका समर्पण है, तो सही बात है, समर्पण है। अगर पार्टी के वजह से ही ना प्रधानमंत्री हैं, निर्दलीय आदमी तो प्रधानमंत्री कोई नहीं बना देगा उसको, तो पार्टी के प्रति भी उनको समर्पण दिखाना पड़ेगा अपना। लेकिन अब अपोजिशन के हिसाब से सोचेंगे तो कहेंगे देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, है ना, हमेशा एकदम प्रधान चुनाव उतना ही सब नहीं लेगा इंस्पिरेशन, है ना, ये सब सोने के मूड में रहता है ना। मतलब ये आदमी देखिए, ये आदमी हार करके, मतलब हार करके चल जाता है छुट्टी मनाने, इधर जीतने वाला फिर से लगता है अगला इलेक्शन का तैयारी करने। हाँ, जिससे कि अपने बिहार में मतलब जो ही कहिए, जो आरोप लगता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भाई तेजस्वी जो मेहनत करते हैं, मतलब जो घूमते हैं जनता के बीच में, अकेले ही घूम रहा है बेचारा। अलग बात है कि मैंने पिताजी का वो है ये कि भाई परिवारवाद, लेकिन ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आदमी मेहनत भी कर रहा है, कनेक्टिविटी कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है ना, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, है ना। हाँ, अकेले ही किया था और सब जगह गया था, सब जगह घुमा था, क्योंकि इधर से तो बहुत से लोग हैं, उधर से तो वो अकेला बंदा है ना, और वो लगातार अपना मेहनत कर रहा है। तो मतलब मेहनत जो लोग करता है वो तो दिखता ही है कि वो कैसे और किस असर में मेहनत कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए किसी को भी आगे बढ़ना है जीवन में तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो। अब वो सब समय नहीं है किसी के लिए कि आप घर में रह करके अपना लड़ाई जीत जाइएगा। अब आपको जाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को समझ में आएगा आपका काम, आपका व्यवहार, आपका आचरण, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं समझ में आएगा, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी इन औरंगाबाद में जनता ने वोट का बहिष्कार कर दिया, लोग वोट ही देने नहीं गए। डीएम साहब को जाना पड़ा मनाने के लिए कि चलिए, तब भी लोग नहीं गया। तो डीएम साहब बोले कि सुनो ना, अगर तुम लोग नहीं जाएगा ना तो मतलब वोट नहीं देगा तो कोई बात नहीं है, तुम लोग चलो कम से कम नोटा पर दबा देना, वोट नोटा दे देना। तो उसमें से होगा कौन तेज पॉलिटिकल क्लास किया होगा बढ़िया से, तो कहा कि डीएम साहब नहीं जाएंगे हम लोग। एगो तो आपके नोटा पर वोट देने का कोई मतलब नहीं है, वोट वो खराब होगा। और दूसरा क्या होगा कि आपको तो टारगेट मिला है कि इतना % वोटिंग करवाइए, तो हम लोग चाहे नोटा पर दे चाहे किसी को दे, अगर हम लोग चल गए तो आपका टारगेट वह कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बात नहीं सुन पाइएगा। तो हम लोग का मर्जी है कि तनी आप बात सुनिए, हम लोग तो वोट देने जाएंगे नहीं, और नोटा पर वोट देने का कोई मतलब नहीं है, नोटा कंपलसरी तो है नहीं। लेकिन अगर हम लोग जा करके नोटा पर वोट दे दिए तो आपका कैलकुलेशन फिट बैठ जाएगा, फिर आपको कोई बात नहीं सुनाएगा, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं गया सब, है ना। तो अब जनता जागरूक हो रही धीरे धीरे, उनको समझ में आ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि भाई कहां पे क्या राइट्स और कौन कहां पे किस तरह से करने का प्रयास कर रहा है। डीएम महोदय ने लोगों को समझाते हुए कहा कि भाई कोई बात नहीं, चलिए नोटा पर दबा दीजिएगा, चलाइएगा चुपचाप। बोला नहीं जाएंगे नोटा पर दबाने। अच्छा बात है, नोटा जब आपने दिया है तो नोटा को आप कंपलसरी कीजिए, नहीं तो इस नोटा का कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब है इसका, वोट बर्बादी है फिर, है ना। कंपलसरी मतलब आप ऐसा करिए कि किसी विधानसभा या किसी संसदीय क्षेत्र में कुल पड़े वोट का अगर 1/3 वोट नोटा को जाता है तो उस क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि नोटा जीत गया। अब क्या होगा, अब उनके जगह पर अलग से कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आप सब लोग खड़े ही हैं। देश की जनता 1/3 डाल दी नोटा पर वोट, मतलब कि लोग आपसे खुश नहीं है। तो आपसे खुश नहीं है तो आप क्यों चुनाव लड़िएगा और आप क्यों जीत के संसद में जाइएगा। कम से कम आपको जो है नोटा को इतना वोट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। 1/3 टोटल वोट का 1/3 नोटा को नहीं पड़ना चाहिए। अगर नोटा को पड़ गए तब वोट और उसके बाद भी आप किसी को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिए तो इसका क्या मतलब, फिर नोटा का कोई वैल्यू नहीं है। उस वहां की जो जनता जिसने वोटिंग किया हुआ है नोटा में, उसका तो कोई मतलब नहीं निकला। इसीलिए नोटा का सीरियसनेस कुछ नहीं है।
तो इसलिए ये देखेंगे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है मुख्य परीक्षा के अंदर में कि नोटा का क्या सिग्निफिकेंस है, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक आप इसको अनिवार्य नहीं करेंगे। अनिवार्य मतलब कि आप कोई नियम रखिए कि इतना परसेंट चाहे इतना परसेंट चाहे इतना परसेंट कि पड़ रहेगा तो हम नोटा को वैलिड मानेंगे, तो नोटा को ही जीत दे दीजिए डिक्लेयर, सीट वे खाली कर दीजिए वहां का। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, ताकि जनता को लगे कि नोटा में वोट देने का कोई मतलब है। नहीं तो नोटा को वोटो मिल जाता है, इसका कोई मतलब ही निकलता है, तो इसका मतलब कि आपने अपना वोट कूड़ादान में डाल दिया। जब उसका कोई वैल्यू नहीं है तो क्या मतलब है। तो उसको ठीक करने का काम जो है सो गवर्नमेंट को करना चाहिए। खैर, तो 6 मंथ इसका एज होता है। अगर 6 महीना के अंदर में 6 सप्ताह में संसद से पास हो गया तो फिर हमेशा के लिए कानून रह जाएगा। लेकिन यदि 6 वीक्स में पास नहीं हुआ तो ये परमानेंट कानून नहीं बनेगा। जी, दोनों सदन से जब कानून बनता है तो दोनों सदन से पास होता है, दोनों से पास होना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी है, हो सकता है कि मतलब इसके अब मान लीजिए कि 6 महीना कंप्लीट होने वाला है और तब तक संसद नहीं चला और लास्ट में संसद एकदम स्टार्ट हुआ, तो वहां फिर उसको 6 वीक का फायदा मिल जाएगा, है ना। हाँ, हाँ, तो ये तब की स्थिति है कि मान लीजिए कि, लेकिन ऐसा सिचुएशन बनेगा नहीं। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नियम है ना, कल ही बताया था कि भाई 1 वर्ष में 2 बार होना चाहिए और ऑलरेडी 6 महीने का अंतर दिया हुआ है आपको। तो अगर आप 6 महीना गैप कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप साल में 2 ही सेशन फिर बुलाएंगे, तभी ना आप 6 महीने ज्यादा गैप कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी सरकार इतना का गैप करती नहीं है, तो बीच में ही आ जाता है सेशन। तो जब बीच में आ जाता है सेशन तो 6 सप्ताह में आपको पास करना है, क्योंकि नियम यह है कि जिस दिन से संसद शुरू होगा, अभी फर्क नहीं पड़ता है कब से शुरू हो रहा है, ये भी हो सकता है कि हम आज डिक्लेयर किए आज 3 दिन बाद संसद शुरू हो गया, तो शुरू हो गया तो अब सरकार की जिम्मेवारी है कि 6 सप्ताह के अंदर उसको दोनों हाउस से पास करा लीजिए। नहीं तो जैसे 6 महीना खत्म होगा ना तो उसमें फिर 6 वीक्स का एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 6 महीना के अंदर में नहीं पास कराया हुआ है तब आपको 6 वीक का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। 6 महीना कंप्लीट होते ही आपसे वो छीन लिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि भाई आपका जो ये अधिकार है वो खत्म हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको यहां पर जो है सो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से। तो अध्यादेश शक्ति समझ गए, क्लियर है। उसके बाद आइए क्या है, बीटो पावर लिखेंगे। बीटो पावर ना लेंगे कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर्स हैं। अंडर आर्टिकल 111 अंडर आर्टिकल 111 president have 3 types of veto powers। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं। कौन कौन सी? और एक आत्यांतिक वीटो लिखेंगे। कहेंगे सस्पेंसिव वीटो, जिसको हिंदी में कहते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। दूसरा लिखेंगे सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो और आत्यांतिक वीटो, और आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अभी बात कर रहे हैं ना, सब बताएंगे ना आपको क्या होगा नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ 3 ही वीटो होता है। अमेरिका जैसे देश में देखें तो वहाँ 4 गो होता है, वो विशेषित वीटो अलग से होता है। हम लोग कहीं नहीं होता, हम लोग यहाँ 3 ही होता है। अब वो क्या है, तो निलंबनकारी, पॉकेट और आत्यांतिक। ठीक है, हाँ हाँ, निलंबनकारी।
जिसको कहते हैं सस्पेंसिव। देखिए सामान्य तौर पे राष्ट्रपति लोग जो वीटो का प्रयोग करते हैं वो सस्पेंसिव का ही करते हैं, निलंबनकारी का करते हैं। इसका कारण क्या है कि निलंबनकारी वीटो यही है कि कोई विधेयक है ना, जब कोई बिल पास हो जाता है तो पार्लियामेंट से पास होने के बाद एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। कहा था कि विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है। तो जब तक संसद में चल रहा है विधेयक है, आज जैसे ही राष्ट्रपति ने साइन कर दिया कानून है। राष्ट्रपति के साइन किए बिना कोई भी विधेयक कानून बन ही नहीं सकता है ना। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद, प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का परमिशन जो है सो कंपलसरी है। क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल जो है ये पास होगा और उसके बाद क्या बनेगा? एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बनेगा कानून, ऐसे तो बनेगा नहीं। राष्ट्रपति का साइन कंपलसरी रहेगा। तो राष्ट्रपति के पास वही जब साइन करने जाता है ना, तो राष्ट्रपति के पास 3 गो विकल्प होता है। एक कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पास कर दे, मैंने तुरंत साइन कर दे। जैसे ही राष्ट्रपति किसी विधेयक को पास करते हैं, साइन करते हैं, तो क्या होगा? बिल बिकेम एन एक्ट, है ना, मतलब कि विधेयक कानून बन जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति सरकार को कहेंगे कि हमको थोड़ी दिक्कत लग रही है इसमें, आप एक बार इसको रिव्यू करिए, तो रिव्यू के लिए भेज देंगे। अब रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद जब आएगा तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। अब रिव्यू में मान लीजिए कि उन्होंने सुधार किया चाहे नहीं किया, अगर सुधार कर दिया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। तो यही समीक्षा के लिए जो राष्ट्रपति सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए, इसी को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। समझ रहे? जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो यही क्या है? यही है सस्पेंसिव वीटो, है ना। कुछ समय के लिए रुक गया, अब वो चला गया, अब वहां गया तो अब क्या होगा? उसको देखेंगे, उसको विचार करेगा, विचार करने के बाद उस पर उसको भेजेंगे यहाँ मतलब राष्ट्रपति के पास। फिर अब राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सस्पेंसिव वीटो समझ रहे हैं कि क्या होता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो है वो मतलब पॉकेट वीटो अगर किसी पर लग गया तो समझिए कि वो फिर जीवन में कभी कानून नहीं बनेगा। अब राष्ट्रपति के पास एक ही भी अधिकार है ना कि कोई विधेयक को अपने पास विचार के लिए सुरक्षित करता है कि अभी हम थोड़ा विचार करेंगे, बाद में इसको परमिशन देंगे, तो विचार के लिए सुरक्षित कर लेता है। तो जब विचार के लिए सुरक्षित करता है तो कुछ समय बता देता है कि इतना दिन तक हम इसको रखेंगे, इसको विचार करके फिर आपको, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वो बता देगा कि इतना दिन में हम इसको पढ़ करके आप फिर परमिशन दे देंगे, आपको भेज देंगे। लेकिन यदि किसी विधेयक पर को राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए ये कह दे कि पता नहीं कब तक, अनिश्चित काल के लिए अपने समीक्षा के लिए रिजर्व कर ले, तो फिर समझिए कि राष्ट्रपति महोदय ने उस पर लगा दिया पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो लग जाने का मतलब है कि वो फिर कभी कानून नहीं बनेगा। अभी तक के भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, और पॉकेट वीटो उन्होंने प्रयोग किया डाक बिल पर। उस समय एक डाक बिल पास हुआ था, उस डाक बिल पर उन्होंने कर दिया। डाक बिल क्या था? तो ये चिट्ठी से संबंधित था, लेटर से संबंधित था, है ना। तो लेटर से संबंधित था कि लेटर जो है सो, है ना, कि उस समय कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज देश में बढ़ा हुआ था। तो अब उस समय मोबाइल फोन था नहीं कि मोबाइल से ट्रेस कर ले, पता लगा ले। तो उस समय कोई भी मैटर होता था ना, वो तो चिट्ठी के माध्यम से होता था। तो कानून बनाया गया कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ी और ऐसा संदेह हुआ तो किसी का भी क्या करना पड़ेगा, उसका चिट्ठी खोल करके पढ़ लेंगे बीच में। अब सोचिए कि कितना गलत बात है। 1000 चिट्ठी होगा तो संभव उसमें एक ऐसा चिट्ठी होगा जो असंदिग्ध हो, बाकी 999 को चिट्ठी में सबका अपना पर्सनल मैटर होगा। मैटर किसी का जा किसी के पास रहा है, अब बीच में पुलिस पढ़ के आनंद ले रही है, समझ रहे? दिक्कत हो जाएगा। तो ज्ञानी जैल सिंह जी को मौका मिल गया, क्योंकि एक और रीजन था कि यहाँ पर इनका ना तत्कालिक राष्ट्र प्रधानमंत्री से संबंध थोड़ा गड़बड़ हो गया था, राजीव गांधी से। तो बढ़िया मौका मिला कि एक तो एकदम लॉजिकल रीजन मिला, मुद्दा भी हो चल रहा था, तुरंत पॉकेट वीटो लगा दिया।
कि भाई इससे निजता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, राइट टू प्राइवेसी कहीं ना कहीं भंग हो रही है ना, तो इसको ये नहीं किया जाए। तो मतलब जो चिट्ठी जो होता था जी, आप लोग चिट्ठी उठी दिए कि नहीं, किसी को दिए हैं? नहीं दिए हैं। अब मिला है कि नहीं, मिलो नहीं किया है, दुर्भाग्य है हमारा ना। हम लोग ऐसे जनरेशन में है कि मोबाइल आ गया थोड़ा, है ना। आज जब तक ये सब मैटरवा समझते तब तक बड़े हो गए हम लोग, है कि नहीं। अब बड़े हो गए तब तक तो मोबाइल आ गया था, लेकिन अपने कंट्रोल में नहीं था। मतलब अपने हाथ में फोन नहीं रहता, हम लोग कहाँ रहता था, घर में एगो फोन रहता था और उस पर पिताजी का कंट्रोल रहता था, हेड ऑफ द स्टेट, है ना। अब उन्हीं का कंट्रोल है, और गलती से भी हाथ में नहीं लगता था। अब गलती से लग गया तो उसमें उतने आता था कि उसको गेम उम खेल लीजिए, है ना। कहाँ कोई मैटर रहता था, कोई मैटर रहने का संभावना नहीं रहता था ना। हम लोग तो गाँव में, तो गाँव में क्या है, अभी तो आजकल भाई सब बचवा सब जो पढ़ रहा है जी, सीबीएसई वाला सब, आईसीएसई वाला सब, ये पांचवें छठा में सब का मैटर शुरू हो जाता है जी। नहीं, ये कहता है हमने क्या जी दिखाओ, तो एगो है भाई छोटा सा, मतलब तो आता तो कि भैया देखिए ना, हमने क्या दिखाओ, तो फोन ले लेगा तुरंत, अब मैसेज कर देगा। देखिए उसकी वो फ्रेंड है, तो उसी के बच्चे में पढ़ रही है, तो वो रिप्लाई करेगा, आप दोनों इंग्लिश में बतियागा पूरा, पगला क्या बतिया रहा है जी, हैं। तो कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, पगला सब तो बेस्ट फ्रेंड निकल जाएगा। पढ़ता है कि क्या खाली बतियाता है, तो बोलता है कभी कभी बतिया लेते हैं इसे, तो मतलब हम लोग वहां पे बहुत तेज है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ये है वो, अपना पूरा ये करेगा। तो हम लोग सोचते कि हम लोग का जो बचपन था, एक तो ये था नहीं, थोड़ा सा समझने लगे तो ये आया, तो हिम्मते नहीं था, है ना। तो उसमें चिट्ठिए का मैटर चलता था, लेकिन चिट्ठी में बहुत रिस्क था कि चिट्ठिया अगर बीच में पकड़ा गया है कि नहीं, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो डर था कि भाई अगर आप किसी को चिट्ठी देने जाइए तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा कोई आपको बीच में कोनो धर लिया, दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोगों को तो मौका मिला नहीं, है ना। लेकिन चिट्ठी वाला समय सोच करके बड़ा आनंद आता है जी। अब सोचिए उस समय लोगों का धैर्य कितना रहता होगा, पेशेंस कितना मतलब रहता होगा, कि एक तो चिट्ठी जा रहा है, बीच में पकड़े जाने का डर भी है ना। लेकिन मान लीजिए पहुंच गया सामने वाले के पास, अब पहुंच गया तो मतलब लोग इंतजार करते थे कि फिर वो लिखेगा, फिर उसका कंडीशन बनेगा, फिर कोई ऐसा मिलेगा जो पहुंचा दे ठीक जगह पर, तब ना आएगा। यानी कि रिप्लाई का अच्छा खासा वेट होता था, और यही वेटिंग प्रोसेस आदमी को धैर्य रखना सिखा देता था। आज स्थिति इतनी खराब है कि अगर किसी ने मैसेज कर दिया तो पहले देखता है कि डबल टिक हुआ कि नहीं। अब अगर डबल टिक हो गया तो ये ब्लू क्यों नहीं हो रहा है जी। अब ब्लू नहीं हो रहा है ना, तो फोन कर देता है सर। अगर मान लीजिए आप ब्लू हो गया, आप रिप्लाई नहीं किया, तो फोन कर देगा तुरंत, यार देख लो अभी तक कुछ नहीं बोले यार। यार देख लिया उसका क्या मतलब है, थोड़ा ना सब पर ये जाता है। तो क्या धैर्य धीरे धीरे कम हो गया है, उस समय धैर्य बहुत था, और धैर्य होने की वजह से ही झगड़ा कम होता था जी। झगड़ा कम क्यों होता था, क्योंकि धैर्य था लोगों के बीच। अब मान लीजिए किसी को किसी से किसी बात की नाराजगी हुई, तो पूरा अपना लेटर में लिख दिया कि तुम्हारा सही नाराजगी, दिक्कत ही दिक्कत, लिख करके भेज दिया। अब पहुंचा 5 दिन बाद, ठीक है, अब 5 दिन में उसका सब गुस्सा ठंडा, है ना। अब वो तो ये छोड़ो यार, अब वो उधर से लिख रहा है रिप्लाई देख करके, वो अपना पूरा झगड़ा वाला बात लिख दिया, उसका पहुंचा 5 दिन बाद। तो इनियो गुस्सा ठंडा भइल है, उनियो गुस्सा ठंडा भइल है, झगड़ा होने का संभावना नहीं। मिलना है कभी कभी, तो जब कभी कभी मिलना है तो मन में तो एक भाव रहेगा कि यार कभी, एक तो बहुत संजोग से मिले हैं, तो ऐसे में अगर झगड़ा वगड़ा कर लेंगे तो वो टाइम वो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में लोग इसको इग्नोर कर देता है। अभी क्या है, एक तो है कि फोन है आपके पास, है ना, तो जब मन तब फोन कर दीजिए, जब मन तब बात कर लीजिए। अभी मान लीजिए आपको किसी से किसी बात का गुस्सा है, नाराजगी है, तुरंत फोन कर देंगे। नहीं करना चाहिए सबका। अगर किसी बात का गुस्सा नाराजगी है तो टाल दीजिए, छोड़ दीजिए कि अभी नहीं, 2-3 घंटा बाद देखेंगे इसको। 2-3 घंटा बाद आप पाइएगा कि आपका दिमाग खुद ही शांत हो गया है, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन मोबाइल आपको पेशेंस लेस बना देता है। कोई बात आप सुनिएगा तुरंत रोको, अभी पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेने के चक्कर में आपका मैटर खराब हो जाता है ना। धैर्य आपका खत्म है। वही चिट्ठिया जो था वो धैर्य बना कर रखता था कि आपको विकल्प नहीं है, विकल्प रहेगा तब ना यूज करिएगा, है ना। और बतियाने का भी लिमिटेशन था। अभी तो आप देखते हो, आप मैटर वाला सब आप बतियाएगा तो बतियाते रह जाएगा जी रात रात भर। घरे और आप फोन करते हैं, मम्मी मम्मी का फोन आता है, माँ का फोन है, पिताजी का फोन है, भाई का फोन है, बहन का फोन है, कितना देर बात होता है जी। हमको लगता है कि 1 मिनट काटना मुश्किल हो जाता है, दूसरा मिनट तो मतलब कभी कभी ऐसे ही कटेगा आपका, ठीक है। लेकिन ये मैटर वाला में रात का रात बिता देगा जी।
आज का बतियाता है भगवान जाने, तो मारपीट तो होबे ना करेगा। ये थोड़ा ना रूस यूक्रेन का झगड़ा सलटा रहा है कि भाई अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ, है ना, तब से चल रहा है। तो पेशेंस लेस आदमी हो गया। पेशेंस, धैर्य खत्म होने की वजह से तमाम तरह का विवाद, तमाम तरह का झगड़ा, तमाम तरह के जो दिक्कतें हैं वो हो रहा है समाज के अंदर में, है ना। वो जो समय था पुरातन समय, वो ज्यादा अच्छा था कि लोग थोड़ा क्लोज रहते थे एक दूसरे से, संवेदना के स्तर पे जुड़ते थे, इमोशन के स्तर पे जुड़ते थे। अभी टेक्नोलॉजी के स्तर पे जुड़े हैं। पहले संवेदना था, अभी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, विश्वास नहीं है, तुरंत वीडियो कॉल आ जाएगा आपको कहीं से। देखा होता, पहले अपन तो मुंह दिखाई करो, आसपास का बैकग्राउंड तो दिखाओ, कहां पर हो, ठीक जगह पे हो कि नहीं, कहीं मैटर तो नहीं गड़बड़ है। बहुत तरह का दिक्कत समस्या सब आदमी सबको झेलना पड़ रहा है जी ना। तो इन्होंने इसलिए क्या कर दिया, सब पकड़ ईटो लगा दिया, और उसके बाद फिर कभी बना ही नहीं कानून। आज भी राष्ट्रपति भवन में डाक बिल ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई उसको नहीं छुआ, कोई राष्ट्रपति ने उसको नहीं छुआ। फिर कोई सरकार प्रयास भी नहीं किया कि ऐसा कोई हम कानून लेकर के आए, है ना। नहीं, अब वो नहीं, अब अगर करना होगा तो फिर सरकार ऐसा प्रपोजल तैयार करेगी, अब फिर जाएगा, फिर राष्ट्रपति सोचेगा। अभी नहीं कि आप जाके उसको कर दीजिएगा, किसी ने लगा दिया तब तो हो गया, अब दूसरा राष्ट्र जाके उसको नहीं। अब सरकार ही ये कर सकती है कि फिर से कानून तैयार करे, फिर संसद पास करे, अब फिर राष्ट्रपति के पास जाए, उसके बाद राष्ट्रपति तय करेंगे क्या होगा। और एक है आपका आत्यांतिक वीटो। देखिए, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग दो स्थिति में होगा जी, दो को कंडीशन में आत्यांतिक वीटो लगेगा। एक, बिल जो हो सो प्राइवेट हो, प्राइवेट बिल पर, निजी विधेयक पर, या गैर सरकारी विधेयक, है ना, निजी विधेयक, ठीक है, निजी विधेयक, है ना, प्राइवेट बिल, ठीक है। तो प्राइवेट बिल अगर कोई है तो उस पर, ठीक है। और दूसरा जो है, एक तो प्राइवेट बिल और दूसरा है लेमडक सेशन में पास हुआ बिल। अब लेमडक सेशन समझते हैं, लेमडक सेशन को हिंदी में कहते हैं पंगु सत्र। पंगु सत्र, लेमडक सेशन का मतलब हुआ पंगु सत्र। आईएएस मेंस में पूछा गया था कि पंगु सत्र क्या होता है, तो पंगु सत्र होता है चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र, चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र। जैसे अभी जो लोकसभा चल रही थी, तो इसका अंतिम सत्र कौन सा था, बजट सत्र। तो चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र पंगु सत्र कहलाता है, लेमडक। तो पंगु, लेमडक मतलब क्या, बीमार, है ना, तो बीमार आदमी से कोई काम होगा नहीं होगा, तो ये पंगु, हाँ, अपंग कह लीजिए, विकलांग कह लीजिए, दिव्यांग कह लीजिए। तो इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि माना जाता है ना, चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र में माना जाता है कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, अब तो चुनाव होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि इसको कोई सरकार को मान लीजिए लग रहा है कि अब तो हम चुनाव हार जाएंगे, तो ऐसा ना देश को बर्बाद करने वाला कोई कानून तैयार कर दिया, राष्ट्रपति से कह दिया कि आप इसको परमिशन दे दीजिए, राष्ट्रपति पूर्वक है, देवे नहीं करेगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि अत्यांतिक वीटो का प्रयोग कब होगा, एक तो निजी विधेयक, निजी मतलब कि प्राइवेट आदमी नहीं लिया हो, तो प्राइवेट कौन है, मंत्री के अलावे यदि कोई भी आदमी कोई बिल संसद में पेश करता है तो प्राइवेट बिल कहलाएगा, एक्सेप्ट मंत्री। मंत्री द्वारा पेश किया गया बिल ही प्राइवेट बिल नहीं कहलाता, बाकी सब प्राइवेट कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मंत्री के अलावे अगर कोई करेगा तो क्या कहलाएगा, प्राइवेट बिल कहलाएगा। तो अब मंत्री नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि सरकार नहीं चाह रही कि कानून बने, है कि नहीं। अब जैसे कि रवि किशन सांसद तो सत्ता पार्टी के हैं, आज जनसंख्या नियंत्रण पर यह बिल लेके आए थे, पास हुआ नहीं हुआ, फेल कर गया, जबकि सरकार के आदमी है। तो सरकार को यदि कोई कानून बनाना होगा तो उसका कोई मंत्री ना पेश करेगा। सरकार मतलब मंत्री होता है, सत्ता पक्ष के सांसद होते हुए भी अगर आप मंत्री नहीं तो आप सरकार नहीं है। सरकार मतलब मिनिस्टर, जो मंत्री में वो सरकार है। तो मंत्री अगर कोई विधेयक पेश करता है तो उसको सरकारी कहेंगे, अब मंत्री के अलावा कोई भी करता है वो गैर सरकारी, वो प्राइवेट है। तो राष्ट्रपति को बुझा जाएगा कि सरकार तो कभी नहीं की, तो प्राइवेट आदमी क्या है, परमिशन नहीं देगा, लगा देगा तांत्रिक वीटो। यहाँ पर पंगु सत्र देखेगा तो कह जाएगा सरकार को काम करिए, अभी तो चुनाव है, परमिशन नहीं देंगे, यही चुनाव जीतिए। अगर वही पार्टी चुनाव जीत के आ गई तो प्रधानमंत्री कहेगा कि अब क्या, अब तो आगे जीत करेगा, परमिशन दीजिए, दे देंगे परमिशन। लेकिन अगर चुनाव हार गए, अब विपक्ष आया, विपक्ष आया खत्म करिए इसको, परमिशन नहीं देंगे, तो कानून नहीं बन पाएगा। समझ में आया, क्लियर है कि पंगु सत्र में क्या होगा, मतलब ये निजी विधेयक और पंगु सत्र में क्या स्थिति है, क्लियर है। यहां तक मुझको दिक्कत,
आई थिंक पूरा हो गया आपको, मतलब राष्ट्रपति का शक्ति सब हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, पार्डनिंग, ठीक है, पार्डनिंग आपको 72 में बताए थे, उसके 5 पॉइंट से उसको नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे आपको। ठीक है, चलिए यहां तक, इसी को दिक्कत कोई समस्या है ना।